मैं राजेश कुमावत और गांव मेरा है बगरू। चाहे से कोई भी बिजनेस हो उसे पूर्ण रूप से ईमानदारी से करना ज़रूरी है कि कोई अनजान व्यक्ति जिसे अपन दूर दूर तक नहीं जानते, क्या वो व्यक्ति प्लॉट खरीदेगा अपने से? घाटा मेरे को कभी भी किसी प्रोजेक्ट में ना मुझे हुआ है ना मेरे किसी कस्टमर को हुआ है अभी तक। अपना लॉन्ग विजन लेके आए। ये क्या है कि महीने 2 महीने का काम नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के हमारे एक नए पॉडकास्ट के अंदर रियल एस्टेट विद आरबीके। दोस्तों आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने वाले हैं जो ना केवल चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं बल्कि उस चैलेंज को गिवन टाइम के अंदर 100% वादा करते हैं। एक ऐसा इंसान जो केवल और केवल यही बोलता है कि जब भी आपको कुछ करना है तो उसके लिए पहले सोचना पड़ेगा। अगर आपने उस चीज के बारे में सोचा ही नहीं तो फिर वो पूरा कैसे होगा। इसीलिए आज मैं आपको उस इंसान से मिलवाने वाला हूं जो 2018 तक यानी ऑलमोस्ट 15 साल तक उन्होंने लोगों के कार को डेकोर करते थे और आज वो लोगों के सपनों को डेकोर करते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे एक ऐसे महान शख्सियत का जिनको लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है लोगों के सपनों को डेकोर करने में और जो चैलेंज को चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं हमेशा। स्वागत करते हैं हम आज के हमारे इस पॉडकास्ट में राजेश जी कुमावत का। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राजेश जी, अपन इस पॉडकास्ट को शुरुआत करते हैं और शुरुआत में मेरे व्यूवर्स है वो सबसे पहले जानना चाहेंगे राजेश जी के बारे में, क्योंकि जैसे आपने मेरे को आपके बारे में बहुत चीजें पता है और अपन रेगुलरली मिलते रहते हैं तो मेरे को बहुत सारी चीजें पता चलती है। थोड़ा सा आप अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को ताकि वो भी आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए। राम भगत जी, मैं राजेश कुमावत और गांव मेरा है बगरू और मैं लगभग 20 साल के आसपास यानी 2003 से लेके और 2018 तक लगातार जो है मैंने कार एसेसरीज का काम किया है और 2018 से अभी तक मैं लगातार रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। तो चैलेंज तो हर काम में रहा है, एसेसरीज में भी कम नहीं था और रियल एस्टेट में भी कम नहीं है, लेकिन जहाँ चैलेंज है वहीं काम करने का मज़ा आता है। तो राजेश सर, आपने अपना जो कार एसेसरीज का काम करते थे, आपका बहुत बड़ा शोरूम था और बहुत अच्छा बिजनेस, ग्रोइंग बिजनेस है। लोग आज के दिन में अपनी कारों में लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, वो भी एक ग्रोइंग बिजनेस है। तो ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा साहब कि आपने अपने उस पूरे के पूरे बिजनेस को शट डाउन करके रियल एस्टेट में आने का फैसला किया? राम भगत जी, बचपन मेरा जो जन्म है वो एक किसान फैमिली में हुआ है और आपको तो पता ही है कि किसान बहुत मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद भी सब ईश्वर पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है वही होता है। बहुत मेहनत करने के बाद में भी मतलब कई बार ऐसा होता था कि फसल कटने के बाद में बारिश का अचानक आ जाना और सब कुछ ख़त्म हो जाना, तो कर्जे से कभी उभर ही नहीं पाए। लेकिन पिताजी अपने खेतों के अलावा किसी दूसरे के खेत भी बोते थे। तो वो जैन थे और जैन परिवार से मेरा मतलब ये मान लो एक तरीके से बचपन से ही ताल्लुक़ रहा है। वो बिजनेसमैन रहे हैं, अच्छी कारें वो मतलब मेंटेन करते थे। तो उनको देख देख के मुझे लगता था कि यार मुझे भी कुछ बड़ा करना है, मुझे भी अच्छी कारें यूज़ करनी है, मैं भी इनकी तरह देश विदेश घूमूं। तो उनको देख के मैं बहुत आकर्षित होता था और बड़े सपने मैंने बचपन में पाल लिए थे। और फिर मैंने 3000 की नौकरी से काम स्टार्ट किया और 2003 के अंदर 3000 रुपये में मैं कार एसेसरीज में नौकरी करने लगा और धीरे धीरे अपना स्वयं का भी कोई रोज़गार मैं साथ में करता था। और करते करते मैंने अपना शायद जयपुर का सबसे बड़ा शोरूम मैंने खोला और उस शोरूम के अंदर भी मार्केट से हटके मैंने काम करना चालू किया, क्योंकि पूरा जो मार्केट था वो सोनी, पायनियर, कैनवुड, जेवीसी, अल्पाइन, निप्पॉन यही सारी चीज़ें उस टाइम बेच रहा था। और मैं उस टाइम इंटरनेशनल ब्रांड जैसे किकर, इन्फिनिटी, वेलोसिटी, हर्ट्स, नाकामिची, रॉकफोर्ड ये सारे ब्रांड मैं उस टाइम सेल कर रहा था। और यही नहीं, मैं द ग्लैम के नाम से अपना एक सीट कवर का ब्रांड जो है वो भी मैं लॉन्च कर चुका था और खुद रिटेल के अलावा काफ़ी जगह मैं होलसेल का काम भी कर रहा था।
इन सारी चीज़ें करने के बाद में, इतना रिस्क लेने के बाद में, इतना बिजनेस का विस्तार करने के बाद में भी जीवन में जो सपने मुझे चाहिए थे, मतलब जो मेरे को चाहिए था, वो वहाँ से फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। तो रामबक जी, मतलब मैं कुछ बड़ा करना चाहता था जीवन के अंदर। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं रियल एस्टेट का करूँगा, लेकिन कुछ तो बड़ा करना था मुझे, लेकिन वो एसेसरी में नहीं हो पा रहा था। तो मैं कुछ बड़े की तलाश में उस टाइम घूम रहा था कि क्या ऐसा बड़ा किया जाए जिससे मेरे सपने पूरे सच हो। और इसीलिए मेरी मुलाकात उसी दौरान मेरे एक सीनियर हैं श्याम सुंदर जी पारिक, उनसे मेरी मुलाकात हुई और अपनी जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट का देखना हुआ। और वो प्रोजेक्ट मुझे इतना भाया कि अगर ऐसी चीज़ जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, फिक्स रेट का हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम हो, तो बोले यार इससे शायद मुझे करके देखना चाहिए, हो सकता है मुझे कि यहाँ से कुछ बड़ा मुझे मिल जाए। तो इसी बड़ी चीज के पीछे, यानी आपके जो सपने बड़े थे उसकी वजह से आपने रियल एस्टेट में आने का फैसला किया। तो राजेश जी, आपको नहीं लगता कि कार एसेसरीज के अंदर भी आप उतना बड़ा कर सकते थे? क्योंकि जिस तरीके का आपने ब्रांड्स के नाम लिए या जिस तरीका का ब्रांड आपने बनाया, और आपका जयपुर का तो नंबर 1 शोरूम था, तो वहां से क्या ये चीज पॉसिबल नहीं थी? देखिए क्या है कि जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है वैसे वैसे अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे एक्सपेंसेस बढ़ रहते हैं तो बिजनेस में और भी बहुत सारे चैलेंज होते हैं, जैसे कि लेबर का चैलेंज जो बार बार ऐसा होता है, स्टॉक का, डेड स्टॉक का, और मार्केट में जो उधार जाती है ना उसके बाद में वो कब तक लौटेगी। तो इन सारी चीज़ों को मतलब हेडेक बहुत ज़्यादा थी। अगर देखा जाए ना तो एसेसरीज के अंदर मैं 100% मेहनत करता था और मुझे 25% रिटर्न मिलता था, लेकिन रियल इस्टेट के अंदर क्या है कि मैं 100% मतलब मेहनत कर मतलब 100% मेहनत करता हूँ तो मुझे 100% ही रिटर्न मिल रहा है एक तरीके से। बिल्कुल, 100% रिटर्न अगर आपको चाहिए तो 100% आपको रियल एस्टेट में ही काम करना पड़ेगा। रियल एस्टेट में आपको भरोसा बेचना पड़ता है। तो क्या आपके साथ कार एसेसरीज में भी ऐसा ही था कि वहां पर भी आपको कस्टमर का भरोसा जीतना होता था? बिल्कुल 100%। अपन जब भी जो भी बिजनेस करेंगे, जब तक कस्टमर का भरोसा नहीं जीतेंगे तब तक अपन बड़ा काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि रेफरेंस तो तभी आएंगे जब अपन कस्टमर का भरोसा जीतेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक आपके ऊपर कस्टमर भरोसा नहीं करेगा तब तक आप उससे किसी भी टाइप की और आगे डील नहीं कर सकते। हो सकता है अगर आपका कोई एक छोटे मनी का या कम पैसे का कोई भी प्रोडक्ट है तो वो एक बार आपसे लेके चला जाएगा, लेकिन अगर आपको इसमें से बड़ा पैसे का या बड़े टिकट साइज का कोई भी काम करना है तो कस्टमर का भरोसा जीतना आपको बहुत जरूरी है। राजेश जी ये बताइए कि आपके लाइफ के अंदर जो बिजनेस से आपने सीखा है, कौन सा सबसे बड़ा लेसन है जो आपने सीखा है? अब ईमानदारी, बिल्कुल आप चाहे से कोई भी बिजनेस हो उसे पूर्ण रूप से ईमानदारी से करना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर जब आप अपने पे विश्वास करके आ रहा है तो उसके प्रति अपने को 100% ईमानदारी रखनी होगी। बिल्कुल, ईमानदारी तो 100%, कोई भी बिजनेस जब आप कर रहे हैं तो ईमानदारी, आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपके बात करने का तरीका, ये सारा होना चाहिए। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के ही अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रेरा आने के बाद कौन सी चीजें हैं जो ग्राहकों के लिए बदल गई है, और रेरा एक्चुअल में कैसे क्या काम करता है? देखिए क्या है, पहले जैसे जेडीए से जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होते थे उसमें जो भी डेवलपर होता था वो काफ़ी सारे कमिटमेंट कर देता था कि हम सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पार्क, कई चीज़ें हैं जो हम कस्टमर को देंगे। लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा सेल हुआ तो या तो वो देता नहीं था, और देता था तो उसकी रफ्तार इतनी धीमी होती थी कि कस्टमर परेशान होता था। उसे रेजिडेंस अभी करना है और पता चलता है कि वो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में वो चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या है कि जब से रेरा आया ना तो रेरा ने एक टाइम टेबल फिक्स कर रखा है, उस टाइम टेबल के अंदर ही वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी होती है। तो जो व्यक्ति रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करता है या रेजिडेंस के हिसाब से वहाँ प्रॉपर्टियाँ देख रहा है ना, तो उसे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि यार मेरे से कहीं मतलब कोई धोखा हुआ है या कहीं मुझे कोई नुकसान हुआ है। उसे समय पे वो सारी चीज़ें मिल जाती है। ट्रेनिंग ही चैलेंज के साथ में करी थी मैंने रामबक जी उस समय, मतलब कि जैसे कि मैं जब फर्स्ट टाइम कोई मेरे को कस्टमर वैसे ही मिल गया था, मतलब जैसे कि किसी को रिक्वायरमेंट थी प्लॉट की और मैंने उनको विजिट कराई और उन्होंने मुझे बुकिंग अमाउंट भी दे दिया। जब वो बुकिंग अमाउंट मुझे मिला तो मुझे लगा कि शायद रियल इस्टेट तो बहुत आसान काम है, किसी व्यक्ति को सिर्फ दिखाने से ही कोई प्लॉट ले लेता है। तो मैंने कहा कि ये तो कोई जानकार की ऐसा व्यक्ति होगा जो कि सिर्फ दिखाने मात्र से प्लॉट खरीद ले, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई अनजान व्यक्ति जिसे अपन दूर दूर तक नहीं जानते,
क्या वो व्यक्ति प्लॉट खरीदेगा अपने से? तो मैंने ये चैलेंज लिया कि मैं अगर 7 दिन के अंदर अगर किसी अनजान व्यक्ति को, जिससे मैं कभी भी नहीं मिला हो, अगर ऐसे व्यक्ति को मैं प्लॉट दे देता हूँ, तो मैं हमेशा के लिए रियल एस्टेट का बिजनेस का चुनाव कर लूँगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो शायद मैं रियल एस्टेट कभी नहीं करूँगा। अब मेरे साथ जब 7 दिन का मैंने चैलेंज लिया, तो राम भक्त जी, जो मेरी पहली बुकिंग हुई थी वो 3 दिन बाद में वो कैंसिल हो गई थी। यानी जो व्यक्ति मुझे ऐसे ही मिला था आसानी से, वो नई बुकिंग तो मुझे अगले 3 दिन में नहीं मिली, लेकिन पुरानी वाली जरूर रिलीज हो गई थी। लेकिन क्योंकि मैंने 7 दिन का टाइम डिसाइड कर रखा था, क्योंकि मैंने तो 7 दिन में कहीं नया कस्टमर मुझे ढूंढना था, तो मेरे पास में अगले 4 दिन और थे। तो अगले 4 दिन के अंदर मैंने एक अनजान व्यक्ति जो सब्जी की दुकान पे सब्जी खरीदने के लिए आया करता था, और मैं भी वहाँ से रेगुलर सब्जी लेता था, तो मैंने सब्जी वालों को ये बता रखा था कि यदि कोई प्लॉट की डिमांड करता है और आपके यहाँ आता है तो आप मुझे उसका रेफरेंस दें। मैं JDA से अप्रूव्ड, रेरा से रजिस्टर्ड और फिक्स रेट के अंदर प्लॉट देता हूँ सामने वाले को, तो कभी जीवन में शिकायत भी नहीं कर सकता, और आपको भी हमेशा धन्यवाद करेगा कि मुझे एक अच्छी चीज़ दिलाई है किसी ने। तो उस व्यक्ति ने मुझे कोई रेफरेंस दिया, और उस रेफरेंस से एक अनजान व्यक्ति को मैं 7 दिन के अंदर अंदर एक प्लॉट देने में कामयाब हो गया, और इसलिए मैंने हमेशा के लिए परमानेंट इस बिजनेस का चुनाव किया। आप कई बार कुछ ट्रेनिंग्स में ये चीज़ भी बोलते रहते हैं कि आपने एक बार टीम के साथ में बैठे थे और टीम के साथ में एक चैलेंज लिया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्योंकि वो भी एक मेरे हिसाब से जो आपने चैलेंज लिया वो बहुत बड़ा चैलेंज था। देखिए राम भक्त जी, क्या होता है, कई बार जो नए जो युवा बच्चे आ रहे हैं अभी रियल एस्टेट के अंदर, तो वो कुछ 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई महीने, कोई 2 महीने काम करने के बाद में वो निराश होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये बहुत बड़ा मतलब बिजनेस है, शायद हम नहीं कर पाएंगे, या हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमें उस मेहनत के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आप इसको सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से करने का प्रयास कर रहे हो, आप इसको एक चैलेंज के रूप में लेके और काम को करो। एक टारगेट फिक्स करो कि आपको इतने दिन में इतनी सेल तो लानी लानी है, और सेल के लिए जितने प्रयास होते हैं ना, वो आपको करने ही जरूरी है। तो मेरे को हमारी एक मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के दौरान एक बच्चे ने वहाँ पे कहा कि सर अगर ऐसा ही है तो आप अगले 7 दिन में सेल करके बताइए। तो मैंने कहा कि आप मुझे टारगेट बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप 5 सेल निकाल के बताइए कि अगले 7 दिन में इस प्रोजेक्ट में, जिसमें पिछले 6 महीने से आपने एक भी सेल नहीं करी है, उस प्रोजेक्ट के अंदर अगले 7 दिन में आपको 5 सेल निकालनी है। तो मैंने उनको कहा कि आप टारगेट और बढ़ा लो, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं ये टारगेट कंप्लीट कर लूँ और कल ने आपको ये लगे कि शायद हमने टारगेट ही कम दिया था। तो उसने कहा कि चलो सर 7 दिन के 7 आप सेल निकालिए। तो मैंने कहा कि चलिए 7 आपने दिया है, मैं 8 सेल का एक टारगेट लेके चलता हूँ, और अगले 7 दिन बाद में जब दोबारा मुलाकात होगी तो मैं 8 सेल के साथ में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। और इसके अंदर मेरे जो सीनियर थे वो भी उस समय मीटिंग में वहाँ उपलब्ध थे। उन्होंने उनको बच्चों को कहा भी था कि इनको आप चैलेंज मत दो, नहीं तो ये 100% ही कर लेंगे। मैंने अगले दिन ही अपनी पूरी टीम की मीटिंग, फैमिली मीटिंग मैंने बुलाई। उस फैमिली मीटिंग के अंदर मैंने टीम के जो मेरे साथी थे उन्हीं को तैयार किया, और उन्हीं साथियों में से मैंने 5 सेल इमीडिएट उसी दिन सेकेंड डे डाली, और 3 सेल जो है मैंने अगले दिन मतलब उस प्रोजेक्ट के अंदर डाली, और मैंने 7 दिन के अंदर अंदर उनके पट्टे जारी करवा के उस चैलेंज को कंप्लीट किया। क्या बात है। जब आप चैलेंज के रूप में किसी चीज को लेते हैं या किसी काम को लेते हैं ना, तो उसको पूरा करने के लिए, वो एक कहावत है ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। और राजेश जी के साथ भी वैसा ही कुछ है। राजेश जी, एक आप के पास कोई कस्टमर आया था जो इन बिटवीन सिटी, यानी कि अगर मैं बात करूं जयपुर की, तो वैशाली नगर के अंदर वो प्लॉट की डिमांड कर रहा था, और उसको आपने जो प्लॉट दिया वहां से 10 किलोमीटर दूर। तो कैसे पॉसिबल है यार कि जो कस्टमर एकदम विद इन द सिटी कुछ मांग रहा है और बाहर जाने के लिए बोलता है कि वो आपका प्रोजेक्ट दूर है, लेकिन आप उसको कैसे कन्विंस कर लेते हो? देखिए क्या है कि कई बार कस्टमर अपने हित के बारे में सही तरीके से सोच नहीं पाता है। कारण क्या है कि उसका बजट और जिस लोकेशन पे वो जा रहा है और जो उसका सपना है कि मुझे यह प्रॉपर्टी का यूज़ वहाँ पे करना है, तो उसे लगता है कि शायद मैं वहाँ फुलफिल कर लूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जैसा कि मेरा वो जो कस्टमर है, मैंने जब उनके साथ में बैठा और बातचीत करी तो मैंने उनसे कुछ सवाल किए,
मैंने उनसे क्योंकि जब भी अपन कोई प्रोजेक्ट दिखाते हैं तो सबसे पहले सामने वाले से बैठ के और कुछ सवाल पूछने होते हैं कि आखिर वो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो क्यों लेना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो उनसे बातचीत करने के दौरान मुझे कुछ चीज़ों का पता चला कि जैसा मैंने उनसे कहा कि सर आप क्या बजट लेके चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजेश जी मैं करीबन 70-80 के आसपास का मैं बजट लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा कि आप कैसी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं कि लगभग 100 फीट रोड पे मुझे कोई प्रॉपर्टी मिल जाए। मैंने पूछा कि आप कितने गज़ के आसपास सोच के चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लगभग मुझे 300-400 गज़ के आसपास मिल जाए। मैंने उनसे अगला सवाल किया कि आप अगर ये 100 फीट रोड का प्लॉट भी ले लिया और मान लीजिए कि अगर आपने 300-400 गज़ का प्लॉट भी खरीद लिया है 100 फीट रोड पे, तो आपका यूज़ क्या होगा उस पे? तो उन्होंने कहा कि यार मैं भविष्य में कॉमर्शियल उसका यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा कि फिर वो आप कब करेंगे? तो उन्होंने बताया कि मैं लगभग 15 साल बाद में उसका यूज़ करूँगा जब मेरा रिटायरमेंट आ जाएगा। तो बस इतने से सवाल करने के बाद में मैं उनको विजिट पे लेके गया, तो मैंने उनको वैशाली में ले जाके और खड़ा किया 100 फीट रोड पर। मैंने कहा कि सर ये वैशाली नगर है और यहाँ पे 100 फीट रोड भी है और यहाँ 400 गज से छोटा प्लॉट नहीं है, तो यहाँ लगभग आप ही मुझे बताइए कि आप तो मेरे से ज़्यादा वाकिफ़ है वैशाली से, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ क्या भाव चल रहा होगा। उन्होंने कहा कि यार राजेश जी लाख रुपए के बिना तो नहीं मिलेगा। तो मैंने समझाया कि सर फिर तो 4 करोड़ रुपए हो गए, जबकि आपका जो बजट है वो तो लगभग आप जो बजट लेके चल रहे हैं वो तो लगभग 80 लाख रुपए के आसपास ही है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ तो आपका ये बजट किसी भी कीमत पे, मतलब यहाँ आपका जो सपना है यहाँ से फुलफिल ही नहीं हो सकता। तो आप थोड़ा सा यहाँ से जयपुर से बाहर निकलिए, 200 फीट बाईपास से बाहर निकलिए और वहाँ अपन देख सकते हैं एक बार। तो उन्होंने कहा कि वहाँ किस रेट में मिल सकता है। मैंने कहा कि सर अगर वहाँ 100 फीट रोड पे जाएंगे और अगर बाईपास से 3 किलोमीटर के आसपास अगर अपन जाते हैं तो लगभग वहाँ 50,000 रुपये गज का भाव चल रहा होगा, और 50,000 रुपये गज के भाव के अकॉर्डिंग भी अगर अपन 400 गज में आ जाएंगे तो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास का आपका बजट होना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि राजेश जी मेरे पास तो 2 करोड़ रुपए भी नहीं है। तो मैंने कहा कि सर कोई बात नहीं, आप फिर भी चिंता ना करें, मैं आपको प्लॉट तो दूंगा, ये तो कंफर्म बात है, और वही प्लानिंग के साथ में दूंगा जो आप चाह रहे हैं जीवन में, जो आप सपना सच करना चाहते हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग दूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं एरिया आपका बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप अगले 3 किलोमीटर तक तो अपने बजट सूट करेगा नहीं 200 फीट बाईपास से। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप मानसिक रूप से तैयार रहें कि मैं अगले 3 किलोमीटर में आपको वो प्लॉट प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। और फिर मैं वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को दिखाने लेके गया, लेकिन उस प्रॉपर्टी का भाव भी जो मैं दिखाने लेके गया था वो भी लगभग उस समय 30,000 रुपये प्रति गज की थी। तो वहाँ भी उनका 400 गज का बजट नहीं बैठ पाया था। उसके बाद में फिर मैंने उनको कहा कि सर मैं आपको एक अच्छी लोकेशन, लेकिन मैं अभी आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके लिए वही उपयुक्त प्रॉपर्टी रहेगी जहां से आप वाकई में अपने सपने के अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं वहां कॉमर्शियल करना, वहां आप कर सकते हैं आसानी से। लेकिन क्योंकि मैं नाम बताऊंगा उस जगह का तो शायद आप विजिट पे नहीं जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल आप मुझे समय दें और मैं पहले आपको प्रॉपर्टी दिखाऊँगा, फिर आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। तो उन्होंने मुझे सेकेंड दिन का टाइम दिया और मैं उन्हें सीधे ही जो है बड़के बालाजी जो एक प्रोजेक्ट है अपना RGC फर्स्ट, वहाँ लेके गया और वहाँ मैंने 100 फीट रोड पे उनको एक डेवलपमेंट यानी डेवलप हो रहा था उस समय वो प्रोजेक्ट, और वहाँ मैंने उनको प्लॉट दिखाया। प्लॉट देखने के बाद में उन्होंने साफ मुझे इनकार कर दिया था कि राजेश जी यहाँ तो मैं बिल्कुल भी हम प्लॉट नहीं लेंगे क्योंकि ये शहर से काफ़ी दूर है और इंटीरियर में भी बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ प्लॉट नहीं लेंगे। लेकिन मैं उनको सामने तो नहीं बोल पाया, लेकिन मेरे अंदर के भाव थे कि सर यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सारी, जैसे एक डॉक्टर कंप्लीट जांच करने के बाद में ये उसे डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये दवाई कड़वी है लेकिन इसी दवाई से इसका इलाज हो सकता है, उसी प्रकार से मुझे ये पता चल गया था कि सिर्फ यही प्लॉट इनका इलाज कर सकता है, इसके अलावा ये कहीं भी घूम लेंगे तो इनके सपने इस प्लॉट के अलावा कहीं से भी फुलफिल नहीं होंगे। इसलिए ये मेरे अंदर के भाव चल रहे थे। तो मैंने उनको कहा सर कोई बात नहीं है, मेरे पास में और भी ऑप्शन है, आप एक दिन रुकें और फिर मुझे समय दें, मैं आपको दोबारा कोई प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। और मैंने उनको घर पे छोड़ दिया। एक दिन बाद में मैं उन्हें किसी दूसरे प्रोजेक्ट के बहाने, क्योंकि मैं तो डिसाइड कर चुका था कि मैं ऑलरेडी वही प्लॉट दूंगा तो वो तो कहीं चेंजेस था ही नहीं, लेकिन क्योंकि उनको दोबारा उसी प्लॉट के लिए बुलाता तो शायद वो आ नहीं पाते, और इसीलिए मैंने उनको
दूसरे प्लॉट के बहाने उनको दोबारा से बुलाया और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर एक बार आप दोबारा उसी प्रोजेक्ट को दोबारा देखें। जब वो दोबारा देखे तो उन्होंने देखने के बाद में उन्हें लगा कि शायद उतना दूर नहीं है जितना कि हमें उस दिन लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार राजेश जी इतना ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो मैंने कहा कि सर मैं तो पहले कह रहा था कि इससे अच्छा प्लॉट आपको मिल ही नहीं सकता। और उसके बाद में उन्होंने मुझे उस प्लॉट को, रास्ते में जब मैं वापस लौट रहा था तो उन्होंने मुझे उस प्लॉट को बुक डलवा दिया। और घर छोड़ते 8 बज गए थे। तो उन्होंने कहा कि राजेश जी एक काम करना, कल आप 12 बजे इसका बुकिंग अमाउंट लेके चले जाना। जब उस समय वो 450 गज का प्लॉट था, जब मैं ऑफिस लौटा तो टीम के सारे साथी मुझे मुबारकबाद दे रहे थे कि राजेश जी 450 गज का आपने प्लॉट सेल किया है, बड़े मज़ा आ गया। बोले यार ज़बरदस्त सेल करी आपने, तो इतना आसान नहीं है 450 गज का, आखिर आपने कैसे पसंद कराया कस्टमर को। मैंने कहा कि इतनी जल्दबाजी में आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन मत करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये डील नहीं होगी अभी भी, अभी तो चैलेंज आना बाकी है। और जब मेरे टीम के 4 साथी दूसरे दिन 12 बजे लगभग ऑफिस में हम साथ ही बैठे थे, और क्योंकि डील हुई थी तो उन्होंने हमें साथी पूछ रहे थे कि सर वो पार्टी ने क्या बोला। बोले यार कल 12 बजे के लिए कहा है चेक के लिए। तो वो मेरे को कह रहे थे आप चेक लेने नहीं जा रहे क्या। बोले अगर गुजाओ 5 से 7 मिनट के अंदर कस्टमर का कॉल आएगा और वो कह देंगे कि वाइफ ने मना कर दिया क्योंकि प्रोजेक्ट दूर है। और 5 मिनट बाद में कस्टमर का कॉल आ गया टीम के सामने ही, और कस्टमर ने वही शब्द कहा कि यार वाइफ ने मना कर दिया है राजेश जी, ये प्लॉट तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि प्रोजेक्ट दूर है। क्योंकि मुझे पहले से पता था कि आंसर ये आने वाला था, तो मेरे पे कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क पड़ा नहीं। और मैंने कहा सर कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें, अगर आपको ये प्लॉट पसंद नहीं आ रहा तो मैं प्लॉट कोई और दूंगा आपको, और इससे भी अच्छा दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। लेकिन एक बार सिर्फ मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, खाली उस कारण को जानने के लिए जिसकी वजह से आपको शायद ये प्लॉट समझ में नहीं आ रहा, उस कारणों पे एक चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ में। शाम को मैं जब घर गया तो मैंने किया सारी जांच करने के बाद में, कस्टमर की जांच करने के बाद में, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि मैंने ही शायद कोई गलत प्रॉपर्टी सजेस्ट कर दी हो। लेकिन 3 घंटे के पूरे मनन करने के बाद में मुझे लगा कि शायद कस्टमर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपन ने 100% सही प्रॉपर्टी उनको सजेस्ट करी है। अगर ये नहीं ले रहे हैं तो उनका बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। तो उनके हित में इस प्लॉट को देना उनके लिए ज़रूरी है, ताकि वो अपने सपने सच कर सके। क्योंकि वो तो अनजान है, उन्हें तो पहली जीवन में 1 या 2 प्रॉपर्टी खरीदी होगी, लेकिन अपना अनुभव तो ये कहता है कि उनके सपने सच करने हैं तो ये प्लॉट मुझे उनको देना ही होगा। और अगले दिन मैं जब 5 बजे उनसे टाइम मिलाया हुआ था और मैं ऑफिस के बाहर की तरफ से जब निकल रहा था, तो मेरे एक साथी हैं, उन्होंने कहा कि सर क्या हो गया, क्या कैंसिल। मैंने कहा कि वो तो कस्टमर की तरफ से हुआ है, मेरी तरफ से तो फाइनल ही है, बस चेक लेके आऊँगा अभी। और फिर मैं उनके घर के सर के घर पे गया। जाते ही हर कस्टमर कहता ही है कि आप चाय लेंगे या ठंडा। मैंने कहा चाय पिलाओ या ठंडा, शाम को तो चेक ही लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो प्लॉट लेना ही नहीं है, तो राजेश जी फिर चेक किस चीज़ का लेंगे। तो मैंने कहा कि सर वो तो आपने डिसाइड किया है कि आप नहीं लेंगे, लेकिन मैं भी डिसाइड करके आया हूँ कि मैं आपको दे के रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो लेना ही नहीं है। मैंने कहा कि सर वो तो आपने चैलेंज ले रखा है, मैंने भी चैलेंज ले रखा है, मैं आपको दे के रहूँगा। क्योंकि पिछले 3 घंटे के पूरे रात को मनन करने के बाद में मुझे किसी एंगल से ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई आपको गलत प्रॉपर्टी दिखाई है। तो आप नहीं लेने के कारण बताइए और मैं लेने के कारण गिनाता हूँ आपको। आप जीते तो मत देना, और मैं जीता तो आपको चेक देना ही होगा। 2 घंटे के लगातार विचार विमर्श होने के बाद में मैंने उनसे कहा कि मुझे मालूम है सर अब आप चेक देने वाले हैं, लेकिन मैं चेक लूँगा भी नहीं अब आपसे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं लोगे। मैंने कहा कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो जब तक ग्राउंड में आपको नहीं दिखाऊंगा ना, उससे पहले मैं आपको चेक हाथ में नहीं लूँगा। लेकिन अब चेक नहीं, अब तो चेक के साथ में कुछ मनी भी चाहिए। तो मेरे को कितने बजे आना है ये बताइए कल। दूसरे दिन उन्होंने 7 बजे का टाइम दिया और साथ में मैंने उनको विजिट कराई, और विजिट करने के बाद में उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट दिया। अरे वाह, क्या बात है, ग्रेट। तो इसका मतलब सर ये है कि अगर आप किसी भी कस्टमर को जब पहली बार कोई भी प्रॉपर्टी दिखाने जाते हो तो हो सकता है उसको वो दूर लगे या महंगी लगे, या हो सकता है पसंद नहीं आए। लेकिन जब आप उसको दूसरी बार दिखाओगे तो उसको 10-20% पसंद आएगी, तीसरी बार दिखाओगे 50% पसंद आएगी,
और जब आप उनसे बैठ के उसके साथ डिस्कशन करोगे तो फिर वो धीरे धीरे मन बनाते हैं, और उसके बाद जब उनको फाइनली आप दिखाते हो तब जाके वो प्रॉपर्टी पसंद आती है। इसका मतलब प्रॉपर्टी का जब आप काम करते हो तो इजी तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर आप चैलेंज के साथ में करते हैं। और कस्टमर के लिए अगर आपने सही प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है और आपको लगता है कि वो कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी, तो डेफिनेटली कस्टमर आपके साथ रहेगा हमेशा। आपके लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम कौन सा रहा है और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? कोविड के बाद का, क्योंकि कोविड के बाद में मुझे अगले 6 महीने में मेरी एक भी सेल नहीं निकली, और जब सेल नहीं निकली उसी दौरान कोई दूसरी जो टीम है वो लगातार सेल कर रही थी। तो जब वो लगातार सेल कर रही थी तो मुझे लगा कि शायद मैंने ही एक गलती कर रखी है कि मैंने कभी टीम डेवलप नहीं करी है। तो इसलिए मैंने राम भक्त जी उस समय जो है ना, मुझे मैंने उसको भी एक चैलेंज के रूप में लिया कि यार शायद मेरे पास में टीम नहीं थी, इसलिए मेरे पास उसमें सेल नहीं आई। और उसके बाद में मैंने टीम पे काम करना चालू किया, और 2 महीने 3 महीने की लगातार मेहनत करने के बाद में एक अच्छी टीम खड़ी कर दी मैंने, और उसके बाद में मेरे पास में कोई चैलेंज नहीं आया। तो इसका मतलब रियल एस्टेट में काम करने के लिए टीम की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। टीम के साथ ही आप सक्सेस हो सकते हैं? बिल्कुल, आपके पास में जितनी बड़ी टीम होगी आपको उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि उससे आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। एक जो आम इन्वेस्टर होता है वो रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले कौन सी जो छोटी छोटी गलतियां वो कर देता है, और अगर वो नहीं करे तो उसका निवेश बहुत अच्छा आरओआई देता है उसमें? कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर है जल्दी रिटर्न के चक्कर में वो सोसाइटी पट्टों में या एग्रीकल्चर लैंड के अंदर वो पैसा डाल देता है, जो बड़ा रिस्की रहता है। वो हो सकता है कि कम समय में अच्छा रिटर्न दे दे, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर अपन देखें तो अपने को जेडीए और रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी के अंदर ही अपना पैसा डालना चाहिए, ताकि अपन सुरक्षित निवेश हो जाए वो अपना, और लॉन्ग टर्म के बाद में वो अपने को बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएंगे। क्योंकि सोसाइटी पट्टों में कभी भी कोई सेक्टर प्लान के रोड या फिर गवर्नमेंट की कोई भी अलग प्लानिंग की वजह से अगर वो मान लीजिए अगर वो प्रॉपर्टी नहीं रहे करना, तो फिर उसको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। सोसाइटी पट्टों के ऊपर गवर्नमेंट ने थोड़े दिन पहले एक रूल निकाला था कि भाई अब सोसाइटी पट्टों का रजिस्ट्री नहीं होगी। तो ऐसा क्या था राजेश जी उसके अंदर कि भाई अब रजिस्ट्री नहीं होगी, और अब उनका क्या भविष्य रहेगा? ऑल्दो वो डिसीजन बाद में वापस ले लिया, लेकिन अब उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है? देखिए, फ्यूचर तो राम भक्त जी समय ही बताएगा कि अपने अपने हाथ में उसका कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट क्या चाहती है वही होगा, लेकिन कम से कम लोगों को अब तो सुरक्षित निवेश करना चाहिए, क्योंकि अब तो उनको ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि वो अभी भी सोसाइटी पट्टों के अंदर जाएं, और अब उनको जेडीए और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के ही अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रेरा आने के बाद कौन सी चीजें हैं जो ग्राहकों के लिए बदल गई है, और रेरा एक्चुअल में कैसे क्या काम करता है? देखिए क्या है, पहले जैसे जेडीए से जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होते थे उसमें जो भी डेवलपर होता था वो काफ़ी सारे कमिटमेंट कर देता था कि हम सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पार्क, कई चीज़ें हैं जो हम कस्टमर को देंगे। लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा सेल हुआ तो या तो वो देता नहीं था, और देता था तो उसकी रफ्तार इतनी धीमी होती थी कि कस्टमर परेशान होता था। उसे रेजिडेंस अभी करना है और पता चलता है कि वो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में वो चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या है कि जब से रेरा आया ना, तो रेरा ने एक टाइम टेबल फिक्स कर रखा है, उस टाइम टेबल के अंदर ही वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी होती है। तो जो व्यक्ति रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करता है या रेजिडेंस के हिसाब से वहाँ प्रॉपर्टियाँ देख रहा है ना, तो उसे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि यार मेरे से कहीं मतलब कोई धोखा हुआ है या कहीं मुझे कोई नुकसान हुआ है। उसे समय पे वो सारी चीज़ें मिल जाती है। रेरा, जहां तक आपने मुझे बताया कि रेरा जो है वो एक बिल्डर कॉलोनाइजर जो भी होता है उसको बाउंड करता है कि भाई आप एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उसके अंदर आप उसकी डिलीवरी प्रोवाइड करो। तो क्या रेरा एजेंट्स के लिए भी जरूरी है कि एजेंट भी रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आज पहले जितने भी ब्रोकर थे वो ब्रोकरों पे कोई पाबंदी नहीं थी। वो कई बार क्या होता है, बुकिंग अमाउंट ले लेना, वो प्रॉपर्टी नहीं देना जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लिया है, या बीच में बहुत बड़ा मार्जिन रख लेना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी। लेकिन अब क्योंकि रेरा से रजिस्टर्ड जो एसोसिएट्स होते हैं, जो भी एजेंट होते हैं, उन एजेंटों का पूरा बायोडाटा रेरा के अंदर होता है।
अगर वो किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग करते हैं तो उसकी शिकायत रेरा के अंदर हो सकती है। तो रेरा उसको मुआवजा जो भी होगा वो उस कस्टमर को दिलाएगा। ओके। और फ्यूचर के जो घर हैं वो कैसे होंगे और टेक्नोलॉजी से इनमें क्या बड़ा बदलाव आ रहा है? फ्यूचर के तो अभी जैसे कि कोविड है, कोविड के बाद में बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहले कोविड से पहले लोग क्या है कि जैसे ग्रुप हाउसिंग हाई राइज में या फ्लैट्स में G+2 में इनमें ज़्यादा लोग पसंद करते थे, लेकिन कोविड के बाद में अभी चेंज होके इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर ये कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा है और अब इसका मार्केट बहुत बड़ा है, जिसके अंदर इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे और अगर कोई रेजिडेंस करेगा तो उससे सुविधाएं भी बहुत सारी मिलेगी। और जो पहले ग्रुप हाउसिंग के अंदर जो सुविधाएं मिलती थी, जो हाई राइज में मिलती थी, वो आजकल इंडिपेंडेंट हाउस में भी मिलने लग गई है। घर को एक घर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या होती है? घर को घर बनाने के लिए तो फैमिली जो है उसके जो भी सपने हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें जो हैं वो। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मिथ क्या है? रियल एस्टेट का बस लोगों को अपना सोच समझ के अपना जो पैसा है वो सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो जाने अनजाने के अंदर क्या है कि अगर गलत जगह लग गए तो पैसा जो है उसका ब्लॉक हो जाएगा। क्या आपको किसी डील में बहुत बड़ा घाटा हुआ है और आपको उससे क्या सीखने को मिला? नहीं, घाटा तो कभी नहीं हुआ है राम भक्त जी, लेकिन जितना अनुमान था उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट ज़रूर हुआ है, अनुमान से भी कहीं ज़्यादा। जो अपन ने शायद इतना कैलकुलेशन भी नहीं लगा रखी थी, तो अनुमान से भी कहीं ज़्यादा बेनिफिट ज़रूर हुआ है। घाटा मेरे को कभी भी किसी प्रोजेक्ट में ना मुझे हुआ है, ना मेरे किसी कस्टमर को हुआ है अभी तक। राजेश जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है जो आप इस दुनिया के लिए बनाना चाहते हैं? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि जैसे इस इंडस्ट्रीज को इतना ट्रांसपेरेंट बना दे, इतना ट्रांसपेरेंट बना दे कि एक छोटा बच्चा भी आए और अपने मतलब चीज़ों को मतलब वो समझ सके और उसमें इन्वेस्ट डाल सके, या एक एजेड व्यक्ति जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है वो वह भी आराम से आए और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट वगैरह डाले। तो इसको इतना ट्रांसपेरेंट बना देना चाहिए, यही अपना ड्रीम। रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है इसमें ईमानदारी ज़्यादा टिकती है या फिर जुगाड़? आपकी क्या राय है? ईमानदारी। ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी के बिना अगर आपने कोई भी डील की तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी के अंदर जो नए एजेंट्स आ रहे हैं या जो नए युवा आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? अपना लॉन्ग विजन लेके आए। ये क्या है कि महीने 2 महीने का काम नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में आना चाहता है तो कम से कम 5 वर्षीय योजना बना के आए, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। क्योंकि अपन कोई भी बिजनेस, चाहे XYZ कोई भी बिजनेस जब अपन करते हैं तो कम से कम अपन कहते हैं ना कि साल भर, मिनिमम साल भर। तो साल भर वाला ये इंडस्ट्री साल भर वाली नहीं है। यहाँ कम से कम 5 साल तो मिनिमम आदमी को टिकना होगा, क्योंकि अपन जब से, चाहे से वो कपड़े का व्यापार हो, चाहे से अपन ग्रोसरी का व्यापार हो, वहाँ पे भी अपन साल भर के लिए कहते हैं कि यार सारे जितने भी खर्चे हैं अपने साल भर तक तो कम से कम खर्चे ही निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिट तो एक अलग चीज़ है। तो उसी तरीके से क्या है कि अपना रियल एस्टेट जो है उसमें कभी भी साल भर की प्लानिंग के साथ में भी नहीं आना चाहिए। कम से कम 5 साल की प्लानिंग करके हर व्यक्ति को इसमें एंटर होना चाहिए, तब तो उसका भविष्य सुरक्षित है और बहुत मतलब अच्छा मतलब यहाँ पे ग्रोथ ले सकता है वो। कहने का मतलब यही है कि जो नए एजेंट्स या नए युवा जो प्रॉपर्टी के लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का व्यवहार क्या है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि भाई इसमें एक दिन में आपको रिजल्ट मिल जाए। यहाँ पर जो टिकट साइज है या प्रोडक्ट का साइज है वो बहुत बड़ा है। अगर कोई एक फैमिली के अंदर 50,000 महिला और 50,000 पुरुष कमा रहा है, यानी 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो उस फैमिली को आप यहाँ पर इस फील्ड के अंदर 70-80 लाख या 1 करोड़ तक की 1 करोड़ तक का प्रोडक्ट आप उनको सेल करते हो, तो उस चीज के लिए आप उनको तैयार करना, आप उनसे बातचीत करना, उन पे विश्वास करना, ये सारी चीजें एक लॉन्ग प्रोसेस का टाइम है। इसीलिए जब आप काम करना शुरू कर देते हो तो शुरुआत के 6 महीने 1 साल तक तो हो सकता है आपको एक पाइपलाइन बनाने में टाइम लगे, उसके बाद धीरे धीरे उस पाइपलाइन में पानी आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा पानी टपकने लगेगा, और जब ये फ्लो बनता है तो कम से कम 5-7 साल का टाइम लगता है। उसके बाद इसमें फ्लो बनता है, फिर कंसिस्टेंटली कस्टमर आप पे भरोसा भी करता है और आपकी जो डील्स है वो रेगुलर भी होती है। इसीलिए जो राजेश जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है। अगर आप रियल एस्टेट के मार्केट में आ रहे हो, रियल एस्टेट में काम करना चाह रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 5 वर्षीय योजना के साथ आना चाहिए, जिसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस मिल सके।
राजेश जी, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी क्लाइंट को उस पर्टिकुलर डील के लिए मना कर दिया हो क्योंकि वो उसके फेवर में नहीं हो? बिल्कुल, यही नहीं बल्कि मैंने कई बार कस्टमर को 6-6 महीने के लिए वेट करने के लिए भी कहा। मैंने कहा कि एक सही लोकेशन का चुनाव करना ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर का बहुत बड़ा पैसा जो खून पसीने से वो एकत्रित करता है। क्योंकि एक्चुअल में क्या, मैं भी लोअर मिडिल क्लास से रहा हूँ, तो कई बार क्या होता है कि मैं जब जॉब में हुआ करता था किसी टाइम, तो छोटी-छोटी ख्वाहिशें जो होती थी, उसको मतलब जैसे कि मान लीजिए वाइफ़ को कभी साड़ी दिलाने गए और वो साड़ी अगर 2000 रुपये की है, तो हम चर्चा करते थे कि साड़ी अपन 1000 के ले लेते हैं, 1000 रुपये बचा लेंगे, ताकि इससे अपन आगे जाके एक प्लॉट खरीद सकें। तो बहुत सारी ख्वाहिशें मतलब आदमी अपनी निजी ख्वाहिशों को छोड़ के एक-एक रुपये बचा के फिर प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट करता है। और अपन लोग क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट हैं, अपनी गलती की वजह से उसका पैसा ऐसी जगह ना डल जाए जो ग्रोथ ही नहीं कर पाए, क्योंकि उसने अपने पर 100% विश्वास किया है। तो रामबेक जी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका सही जगह पैसा इन्वेस्ट करवाएं। इसलिए मैं कई बार कस्टमर को वेट भी करवाता हूँ कि सर आप तो को 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, या जब तक आपकी जो मतलब जो आप चाहते हैं, जो अपने सपने पूरे करने चाहते हैं, जब तक उस तरह की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तब तक मैं आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कराऊंगा। तो मैंने कभी काफ़ी सारे कस्टमर्स को मना भी किया है कि अभी आप थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा वेट करो, आपके लायक कोई चीज़ आने दो, तब मैं इन्वेस्टमेंट कराऊंगा। तो राजेश जी, आप फाइनली क्या गोल्डन संदेश देना चाहेंगे हमारे जो नए युवा साथियों को, जो कि प्रॉपर्टी के मार्केट में या तो काम करना चाहते हैं या फिर इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए? हाँ, देखिए क्या है, अभी जो नए युवा आ रहे हैं वो एक्चुअल में जैसे इस काम को जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर रहे। मैंने कहा एक बार शायद आपसे चर्चा हुई थी, तब मैंने कहा था कि अगर आप रिलेशन में काम करना चाहते हैं, जैसे मान लो आप रिलेशन में, तो मेरा एक डायलॉग हमेशा होता है कि आप जब तक अपने चाचा जी के, मामा जी के, भांजे के, भतीजे के, भाई के, मामा के बेटे की, बुआ की लड़की तक के अगर आपको पहुँच हो, तो आप रिलेटिव्स के अंदर आप प्लॉट को सेल करना। अन्यथा फिर आप इन सबको कम कर दो अपनी लिस्ट में से और 144 करोड़ आबादी जो है उस पर फोकस करो, तो बहुत बड़ा मार्केट बने। कि अगर आप रिलेटिव में करो तो वहाँ तक करो। दूसरा क्या है कि राम भक्त जी, अभी ज्वाइन तो कर लेते हैं लोग कंपनी, लेकिन उसके बाद में रियल एस्टेट ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन वो लोगों को है ना चीज़ें बता ही नहीं पाते। जैसे क्या होता है कि एक शादी का फंक्शन होता है, 3000 उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, यार दोस्त होते हैं, उनको 1 महीने की भी अगर शादी की डेट मिली है तो 1 महीने के दौरान उनको इनविटेशन कार्ड बांट देते हैं वो। अगर 3000 रिलेटिव्स हैं, उनको 1 महीने के अंदर सारे इनविटेशन कार्ड बांट देंगे, जबकि उनके 10 लाख रुपए उस शादी में खर्च होने वाले हैं। लेकिन जहाँ से वो उस 1 महीने के दौरान 10 लाख कमा सकता है ना, उसका इनविटेशन कार्ड जो रियल एस्टेट का है वो 300 लोगों को भी नहीं बांट पाएगा 1 महीने के अंदर। तो एक्चुअल में क्या है कि लोग पता नहीं क्यों ऐसा लगते हैं, इस काम को इतना लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि यार पता नहीं मतलब क्या होगा कि अगर मैंने अपने रिलेटिव को जाके बता दिया कि मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, या मेरे फ्रेंड्स को बता दिया मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, पता नहीं लोग क्यों झिझकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि मेरा कहना ये है कि शादी में 10 लाख लगा रहे हैं, 15 लाख लगा रहे हैं, वो खर्चा भी हो रहा है अपना, और उसका एक टाइम पीरियड के अंदर टारगेट होता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर वो सारे कार्ड, इन्विटेशन कार्ड जाने चाहिए, तो वो कर देंगे। लेकिन इसका कोई टारगेट ही नहीं है कि वो कब तक बता पाएंगे। मैंने बहुत बार देखा है कि जो रियल एस्टेट एजेंट होता है उसी का सगा साला किसी और से प्लॉट खरीद रहा है, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चला कि वो भी रियल एस्टेट का काम कर रहा है। कभी बुआ का लड़का है, वो उसको कभी पता ही नहीं चला कि वो रियल एस्टेट का काम कर रहा है, और वो किसी और से, वो सेम ही मतलब वहीं पे जाके और उसी प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट खरीद रहा है। ये सबके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ है कि मेरे बच्चे ने मेरे को बहुत बार कहा कि पापा, पड़ोस वाले मेरे जो दोस्त है उसके पापा प्लॉट लेना चाहते हैं। मैंने कभी उसकी बातों पे गौर ही नहीं किया, और मेरे जस्ट पड़ोसी ने भी जो है ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी और से प्लॉट खरीद लिया। तो अब बहुत बार क्या है कि अपन इस काम को काम के तरीके से नहीं कर पाते हैं। जोश में अपन ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करते और अपन पिछड़ जाते हैं लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी आप ये काम करना शुरू करते हैं तो आप अपने अड़ोसियों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, सबको ये इनविटेशन डे 1 पे दे दे कि भाई आप अब प्रॉपर्टी लाइन में काम कर रहे हैं, और उनको अगर किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो वो आपसे संपर्क जरूर करें। थैंक यू सो मच आप सबके लिए कि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप अपने लाइफ के प्रति और रियल एस्टेट में काम के प्रति या इसमें निवेश के प्रति आप बहुत ज्यादा सजग और ईमानदार हैं।
अगर आप भी रियल एस्टेट एक्सपर्ट है और आपकी राय से भी या आपकी एक्सपर्टीज से भी हमारे जो नए युवा साथी जो इस मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं या आना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, उनको अगर कुछ अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें मिल सकती है तो आप हमसे रीच कीजिए। आप हमारे जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है उनसे बातचीत कीजिए। हम आपके साथ भी ऐसे ही पॉडकास्ट प्लान करेंगे। एंड थैंक यू सो मच राजेश जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी वैल्यूएबल नॉलेज दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।